अमेरिका की संघीय कार्यपालिका के संबंध में पिछले जो 3 भाग थे उसमें अमेरिकी संघीय कार्यपालिका का गठन किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का जो पद है उसकी सामान्य चर्चा की हमने, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उसके निर्वाचन की क्या प्रणाली है उस पर चर्चा की। फिर राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्य, पद, स्थिति पर हमारी चर्चा रही है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं या जो अधिकार हैं या जो कार्य हैं उनके क्या स्रोत रहे हैं, जैसे संविधान, कांग्रेस के अधिनियम, कांग्रेस यानी वहाँ की व्यवस्थापिका, और न्यायालय के निर्णय यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, और कुछ परिपाटियाँ या प्रथाएं जो वहाँ रही हैं, यानी संविधान, कांग्रेस के अधिनियम, न्यायालय के निर्णय, परिपाटियाँ या प्रथाएं, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं या उसके जो अधिकार हैं या उसके जो कार्य हैं उनके मुख्य स्रोत हैं, जिन पे हमारी चर्चा हो चुकी है। हम अब राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, एक्चुअल में उसको क्या अधिकार मिले हुए हैं, क्या उसके कार्य हैं, उस पर चर्चा करेंगे। संविधान का जो अनुच्छेद 2 है, अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 2 है, उसके अनुसार जैसा कि पिछले भाग में भी आपको बताया था कि संघ सरकार की कार्यपालिका शक्ति का निवास राष्ट्रपति में है, यानी अनुच्छेद जो 2 है वो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान करता है। और इसके संबंध में मैंने लास्की के कथन की भी चर्चा की थी कि लास्की क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति के कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, वह राज्य का अध्यक्ष है, वह विधि निर्माण के सुझाव देने वाला प्रमुख स्रोत है, कार्यपालिका संबंधी निर्णय अंतिम तौर पर उसके द्वारा ही लिए जाते हैं, वह राष्ट्र की विदेश नीति का वास्तविक व्याख्याता है। ये सारी बातें लास्की ने कही हैं। तो लास्की की इन बातों से ये स्पष्ट होता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो केवल कार्यपालिका तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विधायी, वित्तीय, न्यायिक या अन्य जो और भी उसकी शक्तियां हैं। इसीलिए राष्ट्रपति का पद वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है वहाँ के संबंध में। तो इसी संबंध में हमारा पहला बिंदु रहेगा कार्यपालिका संबंधी शक्ति, अधिकार व कार्य। यानी कार्यपालिका के संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं, कौन से अधिकार उसे प्राप्त हैं, वो क्या कार्य करता है, तो उसके संबंध में हम आज चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति को शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु वह मूलतः कार्यपालिका संबंधी कार्य ही करता है, क्योंकि अनुच्छेद 2 जो है संविधान है वो भी कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का निवास राष्ट्रपति में है। इसके संबंध में एक रे का एक मत है, एक विचार है, राष्ट्रपति विधायी क्षेत्र में पथ प्रदर्शक व सहकर्मी हो, दल का नेता हो, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक हो या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, परंतु वह सबसे पहले कार्यपालिका ही है। कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति को कई शक्तियां व अधिकार व कार्य प्राप्त हैं, जिनको हम अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग भागों में समझने का प्रयास करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस तरीके से हैं, कौन कौन सी उसकी कार्यपालिका शक्तियां उसे मिली हुई हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे कार्यपालिका शक्तियों व अधिकार व कार्यों में उसे क्या करना पड़ता है, जैसे उसको क्या क्या प्राप्त है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना है, कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना है, प्रशासन का कुशल संचालन करना है, नियुक्ति व पदमुक्ति की शक्ति है, मंत्रिमंडल संबंधी शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है, सेनाओं का प्रधान सेनापतित्व करता है, वैदेशिक संबंधों का संचालन करता है। वैदेशिक संबंधों में कई बातें आती हैं, जैसे अमेरिकी विदेश नीति का निर्धारण करना, पदाधिकारियों की नियुक्ति करना, संधियां व समझौते करना, या जैसे मान लो विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण है, ये सब चीज़ों पर वो ध्यान देता है। ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिनके आधार पे ये कहा जा सकता है कि उसको व्यापक कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम इन बिंदुओं का, जो कार्यपालिका शक्तियाँ के ही बिंदु हैं, उनको हम, क्योंकि मूल तो वो कार्यपालिका ही है, जैसे
ओगो रेका ने भी यही कहा था ना कि सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वह सबसे पहले कार्यपालिका ही है। अमेरिका का राष्ट्रपति, इतनी सब कुछ चीज़ें उसके पास, ये सारी बातें, सारे अधिकार, सारे पावर होने के बावजूद भी वो मूलतः एक कार्यपालिका ही है। तो ये जो शक्तियां हैं कार्यपालिका की, इन पर हम थोड़ा सा विस्तार से भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां, अधिकार या कार्य है, उनमें सबसे पहली हमने बात की थी अभी, मुख्य मुख्य बिंदु मैंने आपको अभी बताए थे। तो उसमें से उनमें पहला है शांति व व्यवस्था बनाए रखना। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, उनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो हम पहला बिंदु ये लेते हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति की एक शक्ति है, एक अधिकार है, एक उसका कार्य भी है। ये संघ सरकार के कार्यपालिका अध्यक्ष हैं ही वो। तो संघ सरकार के कार्यपालिका अध्यक्ष होने के कारण राष्ट्रपति की विशेष जिम्मेदारी है कि वो पूरे देश में शांति व व्यवस्था की स्थापना करे, क्योंकि वो संघ सरकार के कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं। अतः राष्ट्रपति शांति व व्यवस्था की स्थापना के लिए राज्यों में संघीय सेना भी भेज सकता है। व्यवहार में राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया भी है कई बार, जैसे 1962 व 63 में जब क्रमशः ये मिसिसिपी व अल्बामा राज्यों के राज्यपालों ने अपने यहाँ के विश्वविद्यालयों में निग्रो नस्ल के छात्रों के प्रवेश को रोकने की कोशिश की थी, उदाहरण है ये। तो इन राज्यों में नस्लीय तनाव उत्पन्न हुआ था उस समय। तब राष्ट्रपति कैनेडी ने संघीय सेना द्वारा उनके प्रवेश को संभव बनाया था। 1964 में राष्ट्रपति जॉनसन ने भी उन राज्यों में संघीय सेना भेजी थी जिनमें कि निग्रो विरोधी भावनाएं पनप रही थी। तो वो एक जो नस्लीय भेदभाव से उत्पन्न तनाव था, एक जो माहौल तनावपूर्ण उत्पन्न हो गया था, उसको रोकने के लिए संघीय सेना का सहारा लिया और एक तरह से उस तनाव को ख़त्म करके और वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने में ये जो उदाहरण हैं, जैसे चाहे तो कैनेडी का हो या जॉनसन का, इन सब राष्ट्रपतियों ने ये अपने अधिकार का प्रयोग, अपनी शक्ति का प्रयोग किया है ताकि अमेरिका में जो है, जो पूरा संघ है अमेरिका, वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। यदि किसी राज्य में अशांति, हिंसा व अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है तो उस राज्य का विधानमंडल या राज्यपाल राष्ट्रपति से संघीय सेना भेजने की प्रार्थना भी कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसी प्रार्थना स्वीकार कर लेता है। ये संभव है कि किसी राज्य में अशांति फैलने के आशंका हो या वास्तव में अशांति फैल जाए। मान लो अगर राज्य में संभावना भी हो सकती है और फैल भी जाए, मगर राज्य की ओर से राष्ट्रपति से कोई प्रार्थना नहीं की जाए, यानी किसी राज्य में अशांति फैलने की संभावना है। या ये भी हो सकता है कि वहाँ अशांति फैल चुकी है, वहाँ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो चुकी है, मगर वो राज्य है, वो राष्ट्रपति से कोई प्रार्थना ही नहीं करता है, तब राष्ट्रपति स्वयं पहल करके संघीय सेनाओं को भेज सकता है। प्राय व्यवहार में ऐसा हुआ ही है। कई बार राज्यों ने डिमांड नहीं की, उसको अनदेखी की, तो राष्ट्रपति ने अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी को निभाते हुए वहाँ पर सेनाओं को भेजा है। वस्तुतः संविधान के अनुसार वह राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक राज्य में लोकतांत्रिक जो गणराज्यीय ढांचा है उसको बनाए रखे, राज्य की बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति जो होती है उससे भी वो रक्षा करे। तो इस प्रकार से चाहे राज्य चाहे या न चाहे, इसका कोई महत्व नहीं है। ये राष्ट्रपति खुद स्वयं देखते हैं कि कहीं भी अमेरिका का जो पूरा संघ है, जो 50 स्टेट हैं, वहाँ पर उनमें कहीं भी शांति व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, कोई अशांति नहीं हो, माहौल अराजकपूर्ण नहीं हो, तनावपूर्ण नहीं हो, और वहाँ का जो लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय जो ढांचा है, गणराज्य जो ढांचा है, वो सुरक्षित रहे, वो बना रहे। स्टेट्स जो हैं उनके बाह्य आक्रमण से भी सुरक्षा हो और आंतरिक अशांति वहाँ उसकी भी जिम्मेदारी है। तो ये सब राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उसकी शक्तियों में आते हैं, उसके कार्यों में ये आते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये एक हमारा कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनमें एक बिंदु हुआ शांति व्यवस्था बनाए रखना। दूसरे बिंदु की हम बात करें तो कानूनों व न्यायिक निर्णयों को लागू करना। संविधान के अनुसार ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वह कांग्रेस द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करे, यानी वहाँ की जो व्यवस्थापिका, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, जिसे भारत में संसद कहते हैं, तो कांग्रेस जो भी कानून बनाती है तो उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है, लागू करवाने की जिम्मेदारी है, वो राष्ट्रपति की होती है। यहाँ ये उल्लेखनीय बात है कि संधियाँ व समझौते भी कानून के अंतर्गत आते हैं, अतः राष्ट्रपति ने भी लागू कराता है। संघीय न्यायालय के पास कोई ऐसी पुलिस या सैनिक शक्ति नहीं है जिसके द्वारा वह अपने निर्णयों को व्यवहार में लागू करवाए, अतः ये कार्य भी राष्ट्रपति ही कराते हैं वहाँ पर। उदाहरण के लिए अगर कोई संस्था या राज्य
नागरिकों के अधिकारों के संबंध में न्यायिक निर्णय को लागू नहीं करता है तो राष्ट्रपति संघीय सैनिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। जब कभी भी किसी राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल, जैसे मान लो नस्लीय समानता लागू करने में बाधाएं डाली हैं, तो ये व्यवहार में ऐसा हुआ है, वहाँ पर राष्ट्रपति ने सेना का प्रयोग किया है। और जैसे अभी मैंने ऊपर 2 उदाहरण दिए हैं आपको, तो ये कहने का मतलब हुआ कि चाहे न्यायालय के निर्णय हों या संसद, जो वहाँ की कांग्रेस जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो उनको लागू करने की जिम्मेदारी अमेरिका के वहाँ के उसके राष्ट्रपति की होती है। तो ये बिंदु हो गए 2, और बाकी बिंदु हैं जो हम इसकी जो भाग 5 है उस पर हम उन भाग 5 में हम बाकी की जो कार्यपालिका शक्तियाँ या अन्य जो शक्तियाँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।